स्टूडेंट्स, मैंने आपको हाँ, बच्चों को क्वेश्चन जिसके लिए मैं सेशन दे रहा हूँ, दिस ओनली जस्ट वन डाउट। तो जिसके लिए मैंने ये सेशन किया है, मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उस कॉन्सेप्ट में ही बेस्ड ये क्वेश्चन डायरेक्टली था। इट इज रिलेटेड टू द, ये रिलेटेड है कि जो बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच की बाइंडिंग एनर्जी है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो आप देखोगे सबसे पहली चीज है कि हम ये मानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस में कोई भी न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को कंबाइनली व्हाट वी कॉल न्यूक्लियॉन। तो कोई भी न्यूक्लियॉन स्फेरिकल है, और जब कोई भी न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन स्फेरिकल है तो उसके सराउंडिंग्स में 12 न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं। जो सराउंडिंग्स में उसके देयर कुड बी 12 न्यूक्लियॉन्स। और इस तरीके से ये 2D में है, फिर 3D में होगा, आगे पीछे सब मिला करके। आपको इस काउंटिंग में नहीं आना कि हाउ आई हैव मेड द फिगर। जब एक स्फेरिकल न्यूक्लियॉन है तो 12 न्यूक्लियॉन्स स्फेरिकल उसके कांटेक्ट में हो सकते हैं, ये याद है। 12 न्यूक्लियॉन्स कैन टच वन न्यूक्लियॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियॉन के इस तरीके से 12 पेयर्स बने, है ना। बिकॉज दिस फोर्स इज ए शॉर्टलिंग फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है, शॉर्टलिंग फोर्स है। तो कोई भी न्यूक्लियॉन केवल अपने नेबरहुड वाले न्यूक्लियॉन से ही इंटरेक्ट करे। इट इज बेस्ड अपॉन दिस। ठीक है ना। कोई भी न्यूक्लियॉन अपने केवल नेबरहुड वाले न्यूक्लियॉन से इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो उस इंटरेक्शन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी आप ये देखोगे कि बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से आपके एक के 12 पेयर्स बन गए। जो उसके सराउंडिंग्स में 12 है, हर एक के साथ एक पेयर बनेगा, 12 पेयर्स बन गए। इज दैट क्लियर। अब अगर हम ये माने कि कोई भी न्यूक्लियॉन कोर में है, मतलब न्यूक्लियस के बाउंड्री में कोई नहीं है, हर एक न्यूक्लियॉन कोर में है। तो उस तरीके से अगर टोटल ए न्यूक्लियॉन्स, ए न्यूक्लियॉन्स, तो टोटल इनके जो पेयर्स बनेंगे कितने बने? 6 ए पेयर्स। आप समझिए, 6 इसलिए क्योंकि एक न्यूक्लियॉन जैसे ज्यादा है इसके साथ इन्वॉल्व है, तो ज्यादा न्यूक्लियॉन अपने इस नेबरहुड के साथ भी तो यही वाला ही इन्वॉल्व होगा। अपने नेबरहुड के साथ भी क्या होगा? यही वाला न्यूक्लियॉन इन्वॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट की पेयर्स कितने बने? 6 ए पेयर बन गए, राइट। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अगर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इट इज ए, तो टोटल क्या होगा? 6 ए पेयर्स बन गए उस न्यूक्लियस में। तो बेसिक फैक्ट यहाँ पे क्या था? कोई भी न्यूक्लियॉन अपने केवल नेबरिंग न्यूक्लियॉन से ही इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो अगर एक न्यूक्लियॉन स्फेरिकल है तो उसके सराउंडिंग में 12 स्फेरिकल न्यूक्लियॉन हो सकते हैं। तो इसके साथ इसके 12 पेयर्स बने। अब अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए है, तो ए न्यूक्लियॉन्स दो दो करके एक एक पेयर बनाएंगे। दो न्यूक्लियॉन्स मिलकर के दो न्यूक्लियॉन्स के से एक पेयर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? 6 से, राइट। तो हमने ये माना कि जो बाइंडिंग एनर्जी का पहला फैक्टर B1 है,
binding energy becomes, this becomes A1 a constant upon E into A, ये वो बाइंडिंग एनर्जी टोटल। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी अपॉन ए करोगे, सो दिस बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स ए कांस्टेंट ए। तो क्योंकि कोई भी न्यूक्लियन अपने के नेबरिंग न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करेगा, सो द बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स ए1 बिकॉज़ ऑफ दैट। बट यहां पे आप देखोगे दूसरा, अब मैंने ये एज्यूम करके निकाला कि सारे न्यूक्लियॉन्स केवल कोर में है, कोर में है तभी तो उसके हर एक के नंबर ऑफ इंटरेक्शंस इक्वल हुए। अगर कोई सरफेस पे होता न्यूक्लियस के तो उसका, उसके इंटरेक्शंस उतने नहीं होते, सरफेस पे होता तो उसके 12 पेयर से इंटरेक्शन नहीं हो, 12 न्यूक्लियॉन से इंटरेक्शन नहीं हो। तो दैट मीन्स कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने कम इंटरेक्शंस होने का चांस है। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसमें उतने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आएंगे, राइट, और उतना इंटरेक्शन की अमाउंट कम होगा। तो क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, अब होगा क्या, जितनी एनर्जी आपको कम करनी है उसे नेगेटिव कर लो सरफेस एरिया के फैक्टर की वजह से। तो सरफेस एरिया के फैक्टर की वजह से क्या हुआ कि जो सरफेस एरिया वाला फैक्टर है, जो डिक्रीज है, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी, that will be equal to proportional to 4 pi r square। न्यूक्लियस को भी स्फेरिकल ले रहे हैं, so that will be proportional to what, 4 pi r square के। and you know that r is proportional to a to the power 1 by 3। so इस फैक्टर से जो एनर्जी B1 आएगी, that is what, इस फैक्टर से जो एनर्जी आई, दिस एनर्जी इज, जो कि नेगेटिव एनर्जी इज व्हाट, 4 पाई। तो मैं इसे कांस्टेंट A2 ले लेता हूं, A2, और ये नेगेटिव होगी, इज दैट क्लियर। और r का स्क्वायर, सो r टू द पावर, r स्क्वायर मींस a टू द पावर, ये आ गया आपका, ये 1/3 होगा। रेडियस r इज प्रोपोर्शनल 1/3, सो 2/3। बट बच्चों एक चीज ये देखोगे, ये बाइंडिंग एनर्जी हुई आपकी, ये जो बाइंडिंग एनर्जी दिस और टोटल न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी अपॉन ए। सो दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A2 a to the power minus of 1/3। सो मैं ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है B1 आ गया है, ये B2 इज व्हाट B। अब एक और फैक्टर आप देखोगे, जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्सन है, उसकी वजह से भी तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स, तो बच्चों Z प्रोटॉन्स में दो दो के पेयर में होगा, बिकॉज सी ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, कूलॉमिक फोर्स। तो यानी कि केवल नेबरिंग प्रोटॉन से इंटरेक्शन होगा, एक प्रोटॉन किसी भी दूसरे प्रोटॉन से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो जेड प्रोटॉन्स है तो आप जेड प्रोटॉन्स के दो दो के कितने पेयर्स बनाओगे, दो दो के जो पेयर्स बनेंगे, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी से जनरेट होगी, जीरो बाइंडिंग एनर्जी वैसे निगेटिव होती है, तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन है, तो इस टर्म को मैं पॉजिटिव करके ले रहा हूँ, और जो बाइंडिंग एनर्जी को कम करेंगे फैक्टर्स, उन्हें मैं निगेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, उससे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, हम उसे भी नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि जितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी बाइंडिंग एनर्जी का अमाउंट उतना कम हो जाएगा, राइट। सो आप यहां देखोगे कि Z C2 कॉम्बिनेशन वाला C, मतलब Z प्रोटॉन्स में से दो दो के पेयर से इतने बनेंगे ZC2, सो दैट इज व्हाट, इट बी फैक्टोरियल Z इंटू फैक्टोरियल Z-2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो पेयर्स आपके बन गए, factorial Z upon factorial Z-2 will be Z into Z-1 upon 2।
तो ये टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये टोटल एनर्जी हो जाएगी वही 1/4 इंटू जेड इंटू Z-1 इंटू ई स्क्वायर अपॉन वॉट 2 अपॉन डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस आर, उनके बीच की वॉट डिस्टेंस आर। तो हम जो रेडियस आर लेंगे वो एटम की, वो न्यूक्लियस की रेडियस की इक्वली ले लेंगे, दैट इज आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हुआ कि दिस इज z इंटू Z-1 और यहाँ पे आपका आ गया कि रेडियस आर। सो आर को मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 8 to the power 1/3। आर इज ऑफ 8 to the power 1/3। अब क्योंकि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, तो जो बीची वाला टर्म है, ये बीची वाला टर्म आपका आ गया निगेटिव, साथ में मैं पर न्यूक्लियॉन निकाल रहा हूँ, ये ओवरऑल है पर न्यूक्लियॉन। तो ये सब टर्म कांस्टेंट हो गया। सो दिस कम्स आउट, कांस्टेंट टर्म को मैंने माना जी, और अपॉन ए करोगे तो आ जाएगा 8 to the power 4/3 आ गया। 8 to the power 1/3 ऑलरेडी है, और एक ए से डिवाइड करोगे तो दैट बिकम व्हाट 8 to the power 4/3। सिर्फ टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन है वो आपकी आ गई जनरल टर्म्स में। इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स A1 माइनस A2 टू द पावर 8 to the power 1/3 माइनस A3 टू द पावर 8 to the power -4/3। ये ठीक है, ये -1 -1। सो दिस इज द टर्म। अब आप उस क्वेश्चन को देखोगे एक बार, जो जी मेन का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसमें डिसाइड करोगे कि कौन कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट। लेट्स सी दिस। तो आप देखो, एक क्वेश्चन था फॉर न्यूक्लियस ए एक्स ए, ए एक्स से नहीं होगा, जेड होगा। ठीक है, ए एक्स जेड हैविंग मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन है इन्होंने बोला -A1 कैपिटल A⁻²/3। ठीक है ना, जब आप पर न्यूक्लियन करोगे तो ए से डिवाइड करोगे तो A⁻⁻1/3 आ जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये पर न्यूक्लियन दे रखा है, पर न्यूक्लियन इट इज नॉट करेक्ट। द कूलॉमिक contribution to the binding energy ये भी निगेटिव है, और z इंटू Z-1 इंटू A⁻⁴/3 यहाँ पे भी इन्हें देना चाहिए पर न्यूक्लियन, तभी ये करेक्ट हो। अगर पर न्यूक्लियन है बच्चों, तो पर न्यूक्लियन के लिए इट इज व्हाट, दिस इज करेक्ट। तो 11 फैक्टर हुआ और ये क्या हुआ आपका, करेक्ट हो गया, क्योंकि A⁻⁴/3 नीचे है तो ऊपर जाएगा A⁻⁻⁴/3। सो बी उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट होगा अगर ये पर न्यूक्लियन के लिए हो। अच्छा, आई थिंक ये इन्होंने सब में पर न्यूट्रॉन, सरफेस एनर्जी नहीं, बी में अलग से देना चाहिए था पर न्यूट्रॉन, बट मैं पर न्यूट्रॉन मान करके इसे करेक्ट मान। तो वॉल्यूम एनर्जी बी, वॉल्यूम एनर्जी वाली थी जो पहली वाली थी, क्योंकि जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, रेडियस जितनी बड़ी होगी, ठीक है ना, तो तभी तो मैंने क्या बोला, जो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में होगा, तो रेडियस बड़ी है, वॉल्यूम बड़ा है, तो ए का नंबर उतना बड़ा होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा पेयर्स बनेंगे। तो ये यही वाली एनर्जी थी, इसके लिए उन्होंने दे रखा है द वॉल्यूम एनर्जी वी इक्वल टू A3A। अगर ये पूरे न्यूक्लियस की थी तो इट वाज करेक्ट, ठीक है, इट वाज
A1 ए मैंने बोला था, लेकिन अगर पर न्यूक्लियन होती तो अपॉन ए करते ये इंडिपेंडेंट होती। साथ में डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। दिस इज करेक्ट। बताया तो मैंने, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसी से तो ये हमारा सेकेंड वाला फैक्टर आएगा, ये वाला फैक्टर, ये जो फैक्टर था दैट वाज बिगर ऑफ दिस होगी। सो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हुआ। While estimating the surface energy, it is assumed that each nucleon in the interact with the nucleons 12 nucleons. So this is also correct. सरफेस वाला नहीं, अगर न्यूक्लियन कोर में होता, इसलिए तो सरफेस एनर्जी फैक्टर हम कंसीडर कर। सो दैट मीन्स डी करेक्ट हुआ, ई करेक्ट हुआ। और अब जो सी और बी ऑप्शंस ये भी करेक्ट हैं अगर ये, जैसे सी ऑप्शन पर न्यूक्लियन के लिए हो, सॉरी बी ऑप्शन पर न्यूक्लियन के लिए हो, और जो सी ऑप्शन है अगर वो ओवरऑल नॉट फॉर पर न्यूक्लियन, तो ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जिस सोर्स से भी आपने लिया इसमें थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है। तो आप उस तरीके से, क्योंकि वो पर न्यूक्लियन माना जाए नहीं माना जाए उसके अकॉर्डिंगली होगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे इसमें एक ऑप्शन ए बी सी डी ओनली, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली करूं तो एग्जैक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली डी करेक्ट है, ई करेक्ट है, सी करेक्ट है क्योंकि इसमें पर न्यूक्लियन वर्ड नहीं दे रखा है, सो दिस इज करेक्ट। और क्योंकि बी ऑप्शन में पर न्यूक्लियन नहीं दे रखा है बट पर न्यूक्लियन के लिए किया गया इसलिए गलत है, तो सी डी ई करेक्ट है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंगली, जैसे उनकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सी डी। तो आप सवाल ये हो गए कि इनमें क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक है, अब ए करेक्ट नहीं है, ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट। तो बी अगर पर न्यूक्लियन के लिए मान लिया रहा तो बी करेक्ट है, और सी पर न्यूक्लियन के लिए नहीं माना जाए तो सी करेक्ट है, राइट। मतलब यही है कि आप एक ऑप्शन में पर न्यूक्लियन मानोगे दूसरे में क्यों नहीं मानोगे, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में करें। आई होप कि व्हाट आई एक्सप्लेन यू आप समझ गए, ठीक है। सो बच्चों क्योंकि और कोई डाउट नहीं था तो मैं इस सेशन को, मैं बच्चों यहीं पे ओवर कर, ठीक है।